सरकार ने सदन में अभी जवाब दिया था, मेरे प्रश्न पर ही शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे कि आज तक के जो 8 से 9 करोड़ 9 वर्षों के जो अनुदान बाकी है उस पर 15 अरब समथिंग खर्च होने हैं। हमने उसमें से 3 अरब समथिंग स्वीकृत किया है। तो हमने सवाल उठाया कि 15 अरब समथिंग जो खर्च होना है वह एक मुश्त क्यों नहीं स्वीकृत करते हैं, और नहीं करते हैं तो आप उस बकाए पर इंटरेस्ट के साथ आप भुगतान कीजिए। डिग्री स्तर की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे इंटर स्तर की शिक्षा व्यवस्था हो या माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था हो, उसको अपने कंधे पर ढोकर आगे बढ़ाने वाला, आपके GER को, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने वाला यह शिक्षण संस्थान बिना वेतन का काम कर रहा है। और आप जो एक इंसेंटिव के रूप में अनुदान देते हैं वह भी समय पर नहीं देते हैं, 8-8, 9-9 साल का बाकी है, तो आप सूद सहित उनके उस बकाए का भुगतान। इसी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर वित्त सहित किया और परीक्षा फल आधारित अनुदान सुनिश्चित किया। देखिए, बीते दिनों वित्त रहित शिक्षकों को वित्त सहित नीतीश सरकार के द्वारा शिक्षक बना दिया गया और उसके बाद लगातार शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में कम्युनिस्ट MLC संजय सिंह लगातार वित्त सहित शिक्षकों को देखते हुए कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में सदन में भी उनकी मांगों को कम्युनिस्ट MLC संजय सिंह ने उठाया है। बीते दिनों हमारे साथ ऐसे में बात करने के लिए कम्युनिस्ट MLC संजय सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, किस तरीके से मुद्दा जो है वित्त सहित शिक्षकों का था, इसको देखते हुए आपने क्या कुछ मांगे की और क्या मांग लगातार शिक्षक कर रहे हैं? देखिए, वित्त रहित शिक्षकों के सवाल पर ध्यानाकर्षण भी था, तारांकित प्रश्न भी थे और हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव भी दिया था। उसका कारण, कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश करने का कारण एकमात्र था कि इसी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर वित्त सहित किया और परीक्षा फल आधारित अनुदान सुनिश्चित किया। और आप समझ सकते हैं इसमें कि 2008 में जो अनुदान देने की बात सरकार ने की, उसको स्लैब के मुताबिक तय किया कि फर्स्ट डिवीज़न से जो लड़के पास होंगे एक लड़के पर इतनी राशि, सेकंड डिवीज़न जो पास होंगे उस पर इतनी राशि, थर्ड डिवीज़न जो पास करेंगे उस पर इतनी राशि। और आज 2024 है तो महंगाई इतनी बढ़ गई, सरकार ने ही वह अनुदान देने का निर्णय लिया था, तो क्या वह स्लैब बढ़ना चाहिए था? एक बात। दूसरी बात, हमने सरकार को यह भी कहा था कि जब अनुदान आप देते हैं और जो ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं उसमें मैनेजमेंट के माध्यम से वो जो दाता हैं, अन्य जो उसमें शर्तें हैं उसके तहत वह प्रबंध समिति गठित होती है और उसके द्वारा वो चलता है। तो वह प्रबंध समिति आंतरिक स्रोत की आमदनी को मनमाने ढंग से खर्च करता है। तो हम लोगों ने सरकार से कहा था कि आप उसको घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत कर दीजिए, क्योंकि बिहार में ऐसे पूर्व में जितने माध्यमिक राजकीय कृत विद्यालय हैं सब घाटा अनुदानित संस्थान थे। जितने अंगीभूत महाविद्यालय बिहार में 250 हैं सरकारी महाविद्यालय, वो भी इसी ढंग से प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत चले थे और बाद में सरकार ने उसको घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत किया और फिर आगे चलकर सबको का सरकारीकरण किया। तो हम लोग भी यही कह रहे थे कि आप फर्स्ट पेज में ऐसे महाविद्यालयों को, ऐसे शिक्षण संस्थानों को आप घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत कीजिए। इससे लाभ ये होगा कि आप एक बड़ी राशि अनुदान के रूप में देते हैं और आंतरिक स्रोत की जो आमदनी से जो प्रबंधन मनमाने ढंग से खर्च करता है उस पर सरकार की पकड़ हो जाएगी। और अगर दोनों राशि को मिला दिया जाए तो सरकार पर बहुत वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और सरकार वेतनमान के तहत उसका वेतन भुगतान कर सकती है। और अगर वेतनमान के तहत भुगतान नहीं भी करना चाहती है सरकार, तो दोनों राशि को मिलाकर वेतनमान के करीब उनको राशि भुगतान हर महीने मिल सकता है, ये मांग थी। दूसरा ये कि जो सरकार 2008 में अनुदान देने की बात की, वह भी 8 से 9 वर्ष से आज बकाए चल रहे हैं। तो हमने ये भी मांग किया था कि आप एक मुश्त उसका भुगतान कीजिए। और अगर सरकार ने सदन में अभी जवाब दिया था, मेरे प्रश्न पर ही शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे कि आज तक के जो 8 से 9 वर्षों के जो अनुदान बाकी है उस पर
15 अरब समथिंग खर्च होने हैं। हमने उसमें से 3 अरब समथिंग स्वीकृत किया है। तो हमने सवाल उठाया कि 15 अरब समथिंग जो खर्च होना है वह एक मुश्त क्यों नहीं स्वीकृत करते हैं, और नहीं करते हैं तो आप उस बकाए पर इंटरेस्ट के साथ आप भुगतान कीजिए। नहीं तो चूंकि ये शिक्षक जो आपके शिक्षण संस्थानों में बिना वेतनमान के आपके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वह डिग्री स्तर की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे इंटर स्तर की शिक्षा व्यवस्था हो, या माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था हो, उसको अपने कंधे पर ढोकर आगे बढ़ाने वाला, आपके GER को, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने वाला यह शिक्षण संस्थान बिना वेतन का काम कर रहा है। और आप जो एक इंसेंटिव के रूप में अनुदान देते हैं वह भी समय पर नहीं देते हैं, 8-8, 9-9 साल का बाकी है, तो आप सूद सहित उनके उस बकाए का भुगतान करें। ऐसे में क्या कुछ मतलब मांगे पूरी हो जाएगी अब जाकर शिक्षकों की, क्या लगता है? शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 3 अरब समथिंग हम स्वीकृत किए हैं और आने वाले दिनों में वह बची हुई राशि भी हम करेंगे। ऐसे 25 जुलाई को पूरे बिहार के माध्यमिक, इंटर महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी अपने संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले गर्दनी बाग में धरना पर दिए बैठे थे। हम लोग भी जाकर उनके मनोबल को बढ़ाए हैं और हमने कहा है कि चुनावी वर्ष है, आगे आने वाले दिनों में एक मजबूत संघर्ष की रूपरेखा आप तैयार करें और पटना के सड़क पर उतरें। हम लोग भी आपके साथ रहेंगे, सड़क पर भी आपकी लड़ाई में हम साथ साथ खड़े रहेंगे, और सदन में तो हम लड़ते ही हैं, लड़ते रहेंगे। और निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में अगर मजबूत लड़ाई आप लड़ देंगे तो आपकी मांगे हैं वो मानी जाएगी। देखिए, जो चुनावी वर्ष है उसमें जवाब देने की बातें कर रहे थे संजय सिंह, वहीं साफ कहते हुए नजर आते थे कि सदन में तो हम लोग लड़ते ही हैं, सड़क पे भी लड़ेंगे, और ऐसे में सड़क पे आप लोगों को उतरना होगा, जिसके बाद जो तिथि है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर भी तय होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें सामने निकल के आई जहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षक जो हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऐसे में मानदेय का मुद्दा है और कहीं ना कहीं जो वेतन है वो देने की मांगे कर रहे थे कम्युनिस्ट MLC संजय सिंह। वहीं क्या कुछ कहते शिक्षकों को लेकर आपने सुना है, अब जाकर देखने वाली बात है कि सरकार क्या कुछ करती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे की फ्रंट से विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।